डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको अजीब लग रहा होगा कि आज कुर्सी पर बैठकर लेक्चर दिया जा रहा है, तो मुझे अपने पुराने उस्ताद याद आ गए। हमारे ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस्ताद बस कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ाया करते थे। हमने तो मैथ्स भी कुर्सी पर बैठकर ही उस्ताद से पढ़ी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर, करीब ही बोर्ड होता था तो उस पर कुछ लिख दिया। तो लेकिन यहाँ मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से ये बात सुनने को मिली कि वो किताब नज़र नहीं आती, मतलब वो जगह अल्फाज मानी बोर्ड पर है, बाकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो रीडिंग करते वक्त भी किताब सामने नहीं होती, मैं भी सामने नहीं होता, जस्ट अल्फाज मानी सामने बोर्ड पर होते हैं। तो बाज़ पेरेंट्स का ये कहना था कि अगर बुक से पढ़ाया जाए, तो मुझे वो ज़रा मुश्किल सा लगा कि कैसे बुक से पढ़ाया जाए। लेकिन आज एक नई टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि आपको ये पसंद आएगा या ठीक लगेगा। बिलफर्ज अगर ठीक न लगे, दुरुस्त न लगे, तो आप इस होमवर्क में भी बता सकते हैं और नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ठीक है, इस तरह भी ठीक है, समझ आती है। कोशिश की है मैंने कि उसको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव किया जाए। देखें, हमारे ये लेक्चर जो है ये आज का ये उर्दू लाजमी 12वीं जमात के लिए है, सेकेंड ईयर की किताब है उर्दू की, उसका लेक्चर है। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त पेज नंबर 16 पर हैं। 16 नंबर पेज है और 17 दोनों पेजेस आज हमने ख़त्म करने हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है आपके पास। ये हिंसे जो हैं उर्दू के हिंसे 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपने सीखने हैं, ये आपने देखने हैं। और क्यों, इसलिए कि इनके अंदर बहुत सारे हरूफ छुपे हुए हैं। जैसे ये 9 को अगर आप देखें तो ये वाव लिखने का एक तरीका है, वाव अंदाज़न इसी तरह लिखा जाता है। यहाँ पे 10 का ये यहाँ पर जो इसके साथ डाला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि 10 एक जो है ये एक नुक्ते की फॉर्म दे रहा है, ये आपके पास जो यहाँ पर दर्ज है। तो किसी न किसी सूरत में ये उर्दू के किसी न किसी हर्फ के साथ ये इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है मुश्किल अल्फाज के मानी किताब पर ग्रीन या रेड पेन के साथ तहरीर करने हैं। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दर्ज कर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने ये होमवर्क भेज देना होगा। एक और एक्टिविटी भी है, बड़ी दिलचस्प है, वो भी नोट कीजिएगा। विलादत है 1878 को, यानी 1878 को 1878 को पैदा हुए और वफ़ात है 1955 में फौत हुए। और ये हमारा आज का जो मुसन्निफ़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये है ख्वाजा हसन निज़ामी। सर आदिल भी लेक्चर को बड़े दिलचस्पी से और बड़े गौर से सुनते हैं, तो जैसे ही मुझसे रह गया तो उन्होंने इशारा कर दिया कि ये भी बताना है। थैंक यू वेरी मच। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का पूरा नाम सैयद अली हसन निज़ामी था। सैयद अली हसन निज़ामी क्यों था, इसकी वजह भी नीचे बताएंगे। जबकि अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी, अब ये देखें मैंने ऊपर MCQ लिख दिया कि एक बड़ी शख्सियत ख्वाजा अली सैयद अली हसन निज़ामी को ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम देती है, तो वो एक आम शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है। इकबाल, अल्लामा इकबाल उनको ये नाम देते हैं। तो ये MCQ है कि किसने ये नाम दिया, ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम दिया और वो इसी नाम से मकबूल हुए। अब जाहिर है ये एक नाम माँ बाप ने रखा था, माँ बाप भी मशहूर होंगे उनके, लेकिन उनके नाम को ख्वाजा हसन निज़ामी इकबाल ने रखा है। तो अल्लामा इकबाल एक मशहूर शख्सियत है, तो उनका नाम जो है वो चल पड़ा, उस नाम से मकबूल हुए। उनकी विलादत, अब ये वजह बता दी गई कि किस वजह से उनका नाम, इकबाल को क्या सूझी कि ख्वाजा हसन निज़ामी नाम रख दिया। असल में उनकी विलादत दिल्ली से 3 मील, अच्छा MCQ है, ये भी अच्छा MCQ है, दूर बस्ती एक गांव का इलाके का नाम है और बस्ती का नाम है दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। एक बुज़ुर्ग शख्सियत है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह है। दरगाह किसी बुज़ुर्ग के रहने की जगह, उनके डेरा डालने की जगह, तो बुज़ुर्ग हैं या पीर हैं, उनके रहने की जगह को दरगाह कहा जाता है। लेकिन वो पूरी बस्ती, पूरा इलाका ही जो था वो दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कहलाता था। दिल्ली से 3 मील के फासले पर था। ख्वाजा हसन निज़ामी की वलादत यहाँ हुई थी। वालिदैन ने सैयद अली हसन निज़ामी नाम रखा था। तो इस वजह से इन ख्वाजा का जो नाम का हिस्सा बना है वो इस ख्वाजा निज़ामुद्दीन, एक बड़ी शख्सियत जो थी, इनके गांव से ताल्लुक़ होने की वजह से इनका नाम ये पड़ा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी ख्वाजा साहब की उम्र सिर्फ 11 बरस थी,
कि उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। आप देखें ये तहरीर करने का अंदाज़ है, मुअल्लिफीन ने ये लिखा है, लेकिन देखें आम बात है, वालिदैन फौत हो गए तो दागे मुफारकत दे गए, इस तरह के बेशुमार अल्फाज या माँ बाप का साया सर से उठ गया, ये इस तहरीर के लिए, फौत होने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये चीज़ें जो है ना, अब इसका फ़ायदा क्या है? ये भी कहा जा सकता है कि उनके वालिदैन फौत हो गए, लेकिन बेटा आपने सेकेंड ईयर में मजमून लिखना है। मजमून आपको मैंने पहले बताया था कि 14 नंबर का मजमून है। अब 14 नंबर के मजमून के लिए आपकी तहरीर में अच्छे अल्फाज का होना ज़रूरी है। ये उस्लूब है जिसको सीखिए कि सर से माँ बाप का साया उठ गया। मालूम नहीं कितने मज़ामीन में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। बड़े भाई ने उनकी परवरिश की, ख्वाजा साहब ने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ तरबियत पाई, जहाँ तसव्वुफ़ की हुक्मरानी थी। अब ये तहरीर का मज़ा लीजिए ज़रा। ये सरासर आपको स्पीच के लिए, तकरीर के लिए या मजमून लिखने के लिए कितने अच्छे अंदाज हैं। जैसे अब एक आम तरीका है इस जुमले को लिखने का, मेरा तो बड़ा सादा तरीका है। मैं ऐसे कहूँगा कि ख्वाजा साहब ने तसव्वुफ़ के माहौल में तरबियत पाई, लेकिन उन्होंने क्या बताया? देखें, ऐसे माहौल में आँख खोली, तरबियत पाना जहाँ तसव्वुफ़ की हुक्मरानी थी। देखिए किसी चीज़ का ज़्यादा होना हुक्मरानी कहलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सूफिया लोगों की, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोगों की हुक्मरानी थी। हुक्मरानी का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा तसव्वुफ़ का चलन था। उन्होंने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने, देखिए मैं बार बार उन्हों लफ्ज़ के लिए ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम लेता हूँ, किस वजह से? ताकि आपकी ज़ुबानों पर, आपके कानों पर ये लफ्ज़ पक जाए, ख्वाजा हसन निज़ामी, आपको मालूम हो जाए कि हमारी किताब में एक मजमून उनका भी है। उन्होंने मुरव्वजा अलूम, जो उस ज़माने में राइज अलूम थे, उनके साथ साथ तसव्वुफ़ की तालीम भी हासिल की। चलें भला बताएं वजह क्या है तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करने की? ये वजह है कि जिस इलाके में पैदा हुए वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का इलाका था, तसव्वुफ़ था वहाँ पे। फिर तसव्वुफ़ की हुक्मरानी वाले इलाके में आँख खोली है, तो जाहिर है तसव्वुफ़ की तालीम तो हासिल करना बनता है ना। मुंशी ग़ुलाम निज़ाम, दूसरा ताल्लुक़ देखें, एक और आदमी है मुंशी ग़ुलाम निज़ामुद्दीन, जो कि ताजिर हैं, यानी कारोबार करते हैं, कुतुब दिल्ली में कारोबार करते हैं, कुतुब का, किताबों का। उनके फैज़ सोहबत, उनसे मुलाकात रही, उनके पास उठते बैठते थे और उठने बैठने का फ़ायदा बहुत पहुँचता था। यहाँ पर पहुँच कर ना, ये फैज़ सोहबत बहुत ज़रूरी चीज़ है। फैज़ सोहबत किसे कहते हैं? फैज़ सोहबत कहते हैं आपके दोस्त को, आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को, आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को, आपकी कंपनी को आपकी सोहबत कहते हैं। आप जैसी सोहबत रखेंगे उस सोहबत का वैसा फैज़ आपको मिलेगा। मिसाल यहाँ पर मैंने निज़ामुद्दीन औलिया की दी कि एक किताबों का बिज़नेस करने वाले जो कि किताबें लिखता है, किताबें बेचता है, उसके साथ दोस्ती है। तो देखें फैज़ क्या पहुँचा उनको? फैज़ ये पहुँचा कि उनमें अदबी ज़ौक़ आ गया। नंबर 1 अदबी ज़ौक़। ये देखें मैंने मानी नीचे नोट कर दी, बाज़ औक़ात ऊपर जगह कम होती है। अदबी ज़ौक़ आया, अदब लिखने का शौक़ पैदा हुआ। अब ये होता है फैज़ का असर। दूसरा क्या था? सहाफ़ती में ऐलान हुआ, यानी इख़बार और रसाइल वग़ैरह में लिखने का शौक़ उनको पैदा हो गया। ये 2 शौक़ पैदा हुए उनके। उन्होंने पहला मज़मून, अब ये देखें, जब एक आदमी के दिल किसी ताजिर के साथ दोस्ती करेगा तो फिर वो मज़ामीन लिखेगा। मज़मून इंडिया की नाज़ुक हालत, ये आपका एक अच्छा MCQ है। एक अच्छा MCQ है किस हवाले से? कि उनका पहला मज़मून है ये, इंडिया की नाज़ुक हालत के उन्वान से लिखा। फिर कुछ अरसे तक पैसा, वकील, महज़न, नामी। आप इसको भी देखें, इस तरतीब को देखें, यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, यहाँ 3 चीज़ों का जिक्र है, पैसा, वकील, महज़न, उसके ऊपर भी नंबरिंग कर दी गई है। नामी रसाइल के लिए लिखते रहे। इसके अलावा एक तहरीक का नाम है हल्का निज़ामुल मशाइख। तहरीक है, एक जमात है, मजहबी जमात है तसव्वुफ़ की। उसके मकासद की तरवीज, उसके मकासद को फैलाने के लिए 1911 में उन्होंने क्या किया? मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, अरब और दीगर इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। तो अब देखें इस पर भी मैंने नंबरिंग डाल दी है, ये अलग एक नंबरिंग है। मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ वो आगे बताऊँगा, चलें अभी नहीं सिखाता। सफ़र किया 1919 में
निज़ामुल मशाइख के उन्वान से ये अब रिसाले का नाम है। उन्होंने पहला माहनामा किसको कहेंगे? ऐसे इख्बार को, ऐसे रिसाले को जो हर महीने छपेगा। अगर वो हर हफ्ते छपेगा तो उसको हफ्तावार कहेंगे, अगर वो रोज़ाना छपेगा तो उसको रोज़नामा बोला जाएगा, अगर वो 6 महीने बाद छपेगा तो शशमाही कहेंगे, 3 महीने बाद छपेगा से माही कहा जाएगा, और साल बाद छपेगा तो सालाना का नाम उसको दिया जाएगा। तो माहनामा से साबित हुआ हर महीने छपता था, रिसाला जारी किया। उन्होंने मुख्तलिफ औकात में छोटी बड़ी कई सौ किताबें और रिसाले तसनीफ़ किए, लिखे हैं। ख्वाजा साहब का यानी ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से था, तसव्वुफ़ वाला ख़ानदान था। वजूहात आपके सामने हैं। इसलिए एक मकसद को सामने रख कर उन्होंने, मकसद क्या था? तसव्वुफ़ को बयान करना, अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में ये मकसद था उनका। लिखना मुझसे रह गया, आप ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में मज़ामीन लिखना, अदब लिखना, ये उनका मकसद था। उन्होंने, अब देखें एक दफ़ा फिर नंबरिंग आ गई, सादा, आसान और आम फहम ज़ुबान में तसव्वुफ़ के। अब देखें बच्चे, एक नंबरिंग थी न्यूमरल्स 1 2, एक नंबरिंग थी ABC अंग्रेज़ी डिजिट्स का ना, एक है रोमन लेटर्स का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर अलिफ बाई तरतीब को मलहूज़ रख दिया, अलिफ पे जीम वगैरह का लिख दिया हरूफ तहज्जी को की सूरत में। ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर बायो में और साइंसेस में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लिखनी पड़ती हैं कि आपको नंबरिंग देना पड़ती है। आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने उसमें 1 और 2 नंबर डाल दिया। अब उस 2 की मज़ीद काइंड्स हैं, 2 की मज़ीद काइंड्स के लिए आप दोबारा आपको काइंड लिखने के लिए नंबरिंग डालनी पड़ रही है। अब अगर आप 1 2 करते हैं तो आप ऑलरेडी 1 2 कर चुके हैं, वहाँ पर आप A और B और C लिख सकते हैं। आपको किसी B की मज़ीद किसी काइंड्स की जिक्र करना है तो अब आपको वहाँ पर दोबारा नंबर डालने हैं, तो वहाँ पर आप मज़ीद उसको कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा एक लंबी तहरीर है और उसमें बहुत ज़्यादा काइंड्स यूज़ हो रही है, तो फिर आप उसको ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मज़ीद आप वहाँ पे स्टार्स डाल सकते हैं, 3 चीज़ें किसी की यूज़ करने के लिए। इसका एक और सूरत भी है, आप पहली चीज़ दूसरी चीज़ की काइंड्स बयान कर रहे हैं, तो देखें उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है, आप 2.1 कर सकते हैं, या आप 2A लिख सकते हैं, उसको 2B लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आप दूसरी काइंड की मज़ीद सब काइंड्स बयान कर रहे हैं। अभी आपको समझ आ गई होगी इस बात की। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे चलते हैं। ज़ुबान में तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़। अब जाहिर है तसव्वुफ़ जो है एक मुश्किल मौजू है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का बयान करना, फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ की सूरत में बयान करना, वहदतुल वजूद का जिक्र करना, वहदतुल शहूद का जिक्र करना। फर्स्ट ईयर में ये आप पढ़ चुके हैं, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये फ़लसफ़ा आप पढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा कि ये मिर्ज़ा दबीर की नज़्म में ये मैंने आपको पढ़ाया था। मिर्ज़ा दबीर की नज़्म जो थी मरसिया, उसमें ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो तसव्वुफ़ के ये दोनों फ़लसफ़े, उनकी असरार और रमूज़, उनकी बारीक बातें बड़ी मुश्किल होती हैं। ऐसी बातों को सादा, आसान और आम फहम ज़ुबान में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए कि हमने इस बात को आम लोगों तक पहुँचाना होता है। आम लोगों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने ऐसा दिलकश तर्ज़ तहरीर, खूबसूरत अंदाज़ और पैराया बयान लिखने का अंदाज़ इख्तियार किया। क्या उसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारी आपकी एक्टिविटी है। अब देखें, मैंने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कैसे किया है। जिस चीज़ की 2 सिफ़ात बयान की है ना, उसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में अंडरलाइन कर दिए। आपको नज़र आ रहा है? ये क्या है? ये सिफ़ात हैं कि जिस चीज़ की सिफ़ात बयान हो रही हैं वो क्या है? खुश्क हैं और बेकैफ़ हैं। तसव्वुफ़ की बातें आप ज़्यादातर देख सकते हैं बोर होती हैं ना, गैर दिलचस्प होती हैं, तो ये तो सिफ्त हो गया। अब ये क्या है? इखलाकी और रूहानी मबाहिस। अब ये देखें, इसको मैंने करली लाइंस के ज़रिए अंडरलाइन कर दिया है, यानी ये मजहबी बातें जो कि बोर होती हैं, इनको क्या किया? इनको तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े, इसको मैंने और अंदाज से अंडरलाइन किए, तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े से निकाल कर अदब में दाखिल कर दिया। ये 1 2 3 और 4 चीज़ें देखें मैंने एक एक्टिविटी बना दी है। गौर करें, एक्टिविटी में आपने किस चीज़ का जिक्र किया गया है? 4 चीज़ें हैं ना वहाँ पर।
वहाँ से इस सवाल के सामने आपने उन चीज़ों का जिक्र कर देना है। बी, ये चीज़ें कैसी हैं, मतलब इनकी क्या सिफत बयान की गई है, ये तो आसान है। सी, ये चीज़ किस से निकली है। डी, और ये चीज़ अब ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस चीज़ में दाखिल कर दी है। ये 4 चीज़ें आपने बयान अगर कर दी तो आपको ये जुमला समझ आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं। दिलकश तर्ज तहरीर और पैराया बयान इख्तियार किया कि खुश्क और बेकैफ इखलाकी और रूहानी मबाहिस फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ से निकल कर अदब में दाखिल हो गए। आसान सवाल है। इनके मज़ामीन के मकबूल होने की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने सबसे अलग लिखने का अलग अंदाज़ इख्तियार किया। जो कुछ लिखा सीधे सादे और आम पैराए अंदाज में लिखा, अवाम के लिए लिखा और इन मौज़ूआत पर लिखा जिन पर इंसान की तबीयत खुद ब खुद माइल होती है। इंशा परदाजी यानी मज़ामीन लिखने के मामले में उन्होंने किसी की तकलीद नहीं की, किसी की पैरवी नहीं की। वो इंशा परदाजी, अदब लिखना, मज़ामीन लिखना में अरबी, और ज़रा गौर करें, संस्कृत नहीं बोलना है बेटा, ये लफ्ज़ है संस्कृत, संस्कृत लफ्ज़ है। प्लीज़ इसकी अदायगी पर गौर करें। फिर कह रहा हूँ संस्कृत, नॉट संस्कृत। कदीम ज़ुबान है, इसके अल्फाज उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, चंद अल्फाज हैं, लेकिन वो बड़े सकील अल्फाज होते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। वो अपनी बात सादा, आसान और आम फहम अंदाज में कहते हैं। उन्होंने अपने गिरदो नवाह में जो कुछ देखा मिन्नोअन, जैसा देखा वैसा बयान कर दिया। उनके यहाँ यानी उनकी तहरीरों में कहीं भी तसन्नो और बनावट, दिखलावा नहीं है। तसानीफ है बेगमात के आंसू, सिपारा दिल, दहली की आखिरी शमा, बहादुर शाह का रोज़नामचा, दहली की सज़ा, सफ़रनामे हज्जाज व मिस्र व शाम, जग बीती कहानियाँ, अंग्रेज़ों की बिप्ता, महरमनामा, तमांचा, बर रुखसारे यजीद वगैरह। याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत अहम हैं। आप देखें बेगमात के आंसू, ये किताब, इसमें बेशुमार MCQs हैं, यहाँ से MCQs बन सकते हैं। देखें MCQ नंबर 1, 1857 की गदर की कहानियाँ किस नाम से शाया हुई हैं। अब आप नहीं कह सकते कि ये कि तो हमारे सिलेबस में कहीं भी नहीं है शामिल। ये लिखा हुआ है 1857 की गदर की कहानियाँ, बेगमात के आंसू। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर 1857, सिर्फ 1857 हेडिंग है, जो कि मजमुआ है ख्वाजा हसन निज़ामी का। कितना अच्छा MCQ है। ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ है। बेशुमार किताबों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें किसी का नाम भी 1857 नहीं है। एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये नाम ज़रा गौर से देखकर मुझे बताएं क्या लिखा है। अब्दुल्ला ज़रा पढ़ो बेटा, वहाँ से देखो, उससे सही नजर आता है। मोहम्मद अकरम चुगताई, ये नाम बहुत अहम है। ये नाम क्यों अहम है? मोहम्मद अकरम चुगताई ने ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन के इस मजमूए को मुरत्तब किया है। ये किताब ख्वाजा हसन निज़ामी की मुरत्तब करने वाले आदमी का नाम ये है। ये बहुत ही ख़तरनाक MCQs हैं। आप नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ये देखें आपकी किताब में मौजूद हैं, कैसे आप इसको मिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का ये डिफरेंट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और एक और लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे। अगर ये चीज़ आपको मुनासिब लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया व सलाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।